हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक डिसीज कंडीशन के बारे में देखेंगे, दैट इज हाइपरटेंशन। ओके, तो यहाँ पे हाइपरटेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज अदर नेम ऑफ द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का दूसरा नाम क्या है? तो हाइपरटेंशन का दूसरा नाम क्या है? मतलब दूसरा नाम नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं? इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। ओके, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हो, तो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर को नापते हैं या ब्लड प्रेशर को कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, हाइपरटेंशन को कैसे चेक कर सकते हैं? तो थ्रू स्फिग्मोमेनोमीटर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे ये दो क्वेश्चन बन गए। अब अपन देखेंगे हाइपरटेंशन स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ी जो माइनर चीजें उसके बारे में देखेंगे। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या है? ठीक है, सबसे पहले देखना पड़ेगा ब्लड प्रेशर क्या है, तभी तो अपन पता लगाएंगे कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। इट इज द फोर्स ऑफ द ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। आर्टरी और वेन में जो ब्लड का जो फोर्स है, जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ब्लड वेसल्स की ओर, उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर किससे चेक करते हैं? मैंने बता दिया, स्फिग्मोमेनोमीटर से। ब्लड प्रेशर क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ द ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स, या फिर आर्टरी और वेन के अंदर जो भी प्रेशर का फोर्स होता है उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को दो भागों में उन्होंने दिया है। पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? जब हार्ट बीट करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब जितना ब्लड प्रेशर एक्सर्ट होता है ब्लड की वेसल्स को, उसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? तो नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एवरेज 120 mm of Hg। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है व्हाट इज नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो व्हेन आर्टरी व्हेन हार्ट बीट, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और कितना रहता है नॉर्मल? 120 mm of Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। mm of Hg का फुल फॉर्म मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। और दूसरे किलो पास्कल में पूछे तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो अगर किलो पास्कल में पूछे तो 16 किलो पास्कल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है। अब व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? जब हार्ट जब बीट करता है उसके बीच में फ्यू सेकंड के लिए रिलैक्स रेस्टिंग स्टेज में होता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है उसे बोलते हैं, तब जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स को उसे क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल एवरेज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 80 mm of Hg। What it is? 80 mm of Hg। अगर किलो पास्कल में पूछे तो 11 किलो पास्कल। कितना? 11 किलो पास्कल, ये इसका करेक्ट रेंज है। अगर mm of Hg में पूछे तो 120/80 mm of Hg, किलो पास्कल में पूछे तो 16/11 किलो पास्कल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपन इजी वे में देखेंगे कि कौन सी चीज कहां से पूछी जाती है और अपन को क्या क्या चीज पढ़नी है। तो यहाँ पे कभी कभी ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन सिंपल भाषा में पूछ सकता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ द ब्लड प्रेशर पूछ ले तो 120/80 mm of Hg। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज ऑफ द ब्लड प्रेशर है। ओके, अब हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन क्या है? सिंपल भाषा में बोले, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्यों? जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जितना फोर्स से ब्लड पुश होता है ब्लड वेसल्स में या आर्टरी और वेन में, जितना प्रेशर वो इनर लाइनिंग पे एक्सर्ट करता है, क्या वो मैक्सिमम ज्यादा कर रहा है 140 mm Hg से, तो
तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। ओके, हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन इन द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई। ये ऐसी कंडीशन है जब आर्टरी वॉल्स के अगेंस्ट फोर्स ऑफ द ब्लड प्रेशर इज टू हाई। यूजुअली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 mm ऑफ Hg, डेफिनेशन में ये जरूर होना चाहिए 140 mm ऑफ Hg, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना 90 से ज्यादा हो तो, और बोथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ज्यादा है ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड। ऐसे ही नहीं एक बार आपने ब्लड प्रेशर चेक किया 150/90 आ गया, पेशेंट ने आपने बोल दिया भाई आप तो हाइपरटेंशन है, आपको स्टार्ट कर दो मेडिसिन, ऐसा नहीं है। इसको ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड मोर देन 3 रीडिंग पे अगर हर टाइम ब्लड प्रेशर ज्यादा आए हाइपरटेंशन की कंडीशन में, तब इसे डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट इज अ हाइपरटेंसिव। ओके, समझ में आ गया यहाँ पे? लेट्स मूव फर्दर। Now what are the stages of the hypertension? American Heart Association ने recently जो stages include करी है hypertension की, उसके बारे में देखेंगे। पहली स्टेज है प्री हाइपरटेंशन, सेकेंड स्टेज है स्टेज 1, थर्ड स्टेज है स्टेज 2। आप एसबीपी को देख लें, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डीबीपी मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सबकी तीनों की रेंज अपन देख लेंगे। पेशेंट जब प्री हाइपरटेंशन फेज में है तो रिसेंट गाइडलाइन के अनुसार 120 to 129 mm ऑफ Hg, जब सिस्टोलिक प्रेशर इस रेंज में है तो आप डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट इज अ प्री हाइपरटेंसिव। जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 mm ऑफ Hg हो जाए, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये मोर देन 80 mm ऑफ Hg, कितना है 80 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाए, तब अपन इसको प्री हाइपरटेंसिव कैलकुलेट करते हैं। स्टेज फर्स्ट क्या है? जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 to 139 mm ऑफ Hg हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 mm ऑफ Hg हो, तो पेशेंट को आप कैलकुलेट कर सकते हो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन की स्टेज है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन की जो स्टेज है जिसमें ब्लड प्रेशर 140 mm ऑफ Hg, 140 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो, तो ये कंडीशन स्टेज 2 है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2017 गाइडलाइन। ओके, अब आगे देखेंगे। अब व्हाट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन? प्राइमरी हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर क्या है उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। प्राइमरी हाइपरटेंशन को और नाम से भी जाना जाता है, इसे बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? एसेंशियल हाइपरटेंशन और इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। इडियोपैथिक हाइपरटेंशन इसका मीनिंग है इडियोपैथिक अननोन कॉज। हाइपरटेंशन अकर ड्यू टू अननोन कॉज। जो प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन है वो 90 to 95% हाइपरटेंशन में प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन पेशेंट में पाया जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ द प्राइमरी हाइपरटेंशन? अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एम्स के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू, कौन सा क्वेश्चन बनता है? विच ऑल आर द नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर इन द क्वेश्चन एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन कौन से नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है एक्सेप्ट। नॉन मॉडिफाइबल में आ गया ए जेनेटिक, बी एजिंग, थर्ड मेल जेंडर, फोर्थ इज द स्मोकिंग। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा है? पेशेंट ने एक्सेप्ट पूछा है तो उसका आंसर रहेगा स्मोकिंग। या फिर क्वेश्चन आ जाए विच ऑल आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एक्सेप्ट, 3 मॉडिफाइबल में आ जाएगा, एक आ जाएगा जेनेटिक, तो जेनेटिक को चेंज नहीं कर सकते। तो ये एवरी एग्जाम का क्वेश्चन ऑफ चॉइस फ्रॉम हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की हर एग्जाम इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है इतना इजी आता है कि आप सब बच्चे एकदम से राइट कर पाएंगे अगर उसको अच्छे से क्वेश्चन को समझा तो, क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं है। नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल जिसको अपन परिवर्तन नहीं कर सकते, मॉडिफाइबल जिसको अपन चेंज कर सकते हैं। ओके, सो विल लुक फॉरवर्ड
नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, कौन कौन से नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है? फर्स्ट इज द जेनेटिक, क्या अपन जीन को परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री के थ्रू, जिसको हाइपरटेंशन है उसके बेटे या बेटियों या फिर आगे जो भी उनके फैमिली बैकग्राउंड रहेगा उन सबको हाइपरटेंशन होना है, ये एक तरह से कॉज है। ओके, नेक्स्ट है एजिंग। आपको पता होगा जब एज के साथ हाइपरटेंशन इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि पेशेंट के या फिर किसी भी पर्सन की ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है और उसमें अथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस हैं। इसलिए एजिंग भी एक तरह से नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इसको परिवर्तन नहीं कर सकते। मेल जेंडर, फीमेल से मेल में हाइपरटेंशन केस ज्यादा है, तो मेल जेंडर भी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट अपन देखें सेकंड, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऐसे है पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन हो सकता है, लेकिन इनको कंट्रोल कर दिया जाए रिस्क फैक्टर को, तो अपन हाइपरटेंशन से बच सकते हैं, उसे बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। पहला है स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या करता है? जब स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग जब पेशेंट करता है तो उसमें निकोटीन होता है, और निकोटीन क्या करता है? एक तरह से वेजो कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और दैट कैन कॉज हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। सेकंड इज ओबेसिटी। जो पेशेंट ओबेस रहेगा रिस्क फैक्टर है, मॉडिफाइबल है। अगर एक्सरसाइज अच्छे से करेगा वो एकदम से फिट हो सकता है, उसका बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन हो सकता है, तो ओबेसिटी है, दैट इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। थर्ड वन इज द डाइट। इफ पेशेंट टेक हाई सोडियम डाइट then he may have the hypertension. Next one is the hyperlipidemia. When patient has the higher lipid profile level, that can cause hypertension as a atherosclerosis. Sedentary lifestyle, जब पेशेंट की लाइफस्टाइल एक तरह से सेडेंटरी हो, जो एक्सरसाइज न करे, उस टाइप के पेशेंट को भी हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है। ये सब है क्या है? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इसको परिवर्तन किया जा सकता है और आप हाइपरटेंशन से बच सकते हो। तो एम्स के लिए यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अपन आगे मूव ऑन करेंगे। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, अब आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? जब किसी डिसीज या किसी बॉडी में प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो, उसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब कौन कौन से कॉज है या रिस्क फैक्टर है सेकेंडरी हाइपरटेंशन के, ये देखें। पहला वाला अपन देखें, नैरोइंग ऑफ द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द किडनी। किडनी का फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, किडनी का मेन फंक्शन है। अब जब जो आर्टरी किडनी को ब्लड सप्लाई करती है उसको नैरो कर दिया, तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली और हाइपरटेंशन होगा। फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है? कैटोकोलामाइन, कोलेमाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं एक तरह से एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है, उसे बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ओके, इसमें क्या होगा? फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होगा? इंक्रीज द लेवल ऑफ द एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम का रिटेंशन करेगा और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी में इंक्रीज होगा, और सोडियम क्या कर सकता है? हाइपरटेंशन करता ही है, ये सब आपको पता है। हाइपरनाइट्रेमिया दैट कैन कॉज द, दैट मे बी द सेकेंडरी रिस्क फैक्टर फॉर द हाइपरटेंशन। मेडिकेशन लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, हाइपरटेंशन और कार्डियक डिसीज को कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है? तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपन को रिलेट करके चलेंगे तभी समझ पाएंगे कि आगे वाले टॉपिक, इस टॉपिक से और अगले टॉपिक में जब डिस्कशन को रिलेशन करेंगे कि यार यहाँ पे पढ़ा था, फिर आप बोलोगे यार मैंने कहाँ पढ़ा था, तभी पता चलेगा मैंने यहाँ पढ़ा था। और यहाँ पे भी सर ने बताया था कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर कोई पेशेंट लेता है तो उससे क्या हो सकता है? पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियक डिसीज का रिस्क फैक्टर होता है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्डियक रिस्क फैक्टर। आप ये क्वेश्चन मोस्टबी में देख सकते हो, जो मोस्टबी की एनक्लेक्स की बुक है उसमें बताया गया है, और ये प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया है, एमसीसी के एग्जाम में आ चुका है पहले। कोकिंग के ओवरडोज से हाइपरटेंशन हो सकता है, कुछ ड्रग लाइक एम्फेटामाइन हाइपरटेंसिव हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ये था सेकेंडरी हाइपरटेंशन।
अब अपन देखेंगे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। कौन सा? थर्ड वन इज अ व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। जब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है ही नहीं, ब्लड प्रेशर की कोई से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन जब फिजिशियंस के पास जाता है तो जब भी डॉक्टर या व्हाइट कोट पहन के नर्सेज जब उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर मोर देन 150 या हायर आता है, इसलिए उसे बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ये किससे होता है? स्ट्रेस से हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ द हाइपरटेंशन और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के साइन एंड सिम्टम क्या है? फर्स्ट अपन देखेंगे हेडेक। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो सेरेब्रल वेसल्स में प्रेशर इंक्रीज होगा और दैट कैन कॉज हेडेक, दैट कैन कॉज डिजीनेस और कंफ्यूजन भी कर सकता है ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर इन द सेरेब्रल ब्लड वेसल। एपिस्टेक्सिस होता है। एपिस्टेक्सिस मींस नोज ब्लीडिंग। क्या बोलते हैं उसे? यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज एपिस्टेक्सिस? ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, ब्लीडिंग फ्रॉम आई। तो नोज ब्लीडिंग को बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होना चाहिए, ये भी प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामों में पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन देखें नोजिया एंड वोमिटिंग होते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग होते हैं। नेक्स्ट चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। व्हेन सीवियर हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है, तब चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ होता है। नेक्स्ट पेपिलोएडिमा ड्यू टू pressure increase in the surrounding of the eyes that can cause the edema, papilloedema. Okay, these all are the sign and symptom of the hypertension. अब अपन देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ड्यू टू द कोई भी पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट कहां से होती है? ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर। जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर मैंने मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल में बताया, रिस्क फैक्टर, इन इटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या होगा? चेंजेस। जब प्रेशर इंक्रीज होगा इन इटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा किसमें? आर्टरियल बेड, ठीक है, आर्टरीज के जो एंडोथेलियल जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग में क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। दैट कैन कॉज द इंक्रीज द सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस। ओके, जो वेस्कुलर रेसिस्टेंस होता है उसमें इंक्रीज हो जाएगा, इससे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन से फिर क्या होगा? फर्दर इंक्रीज द हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होगी? हार्ट रेट बढ़ जाएगी। हार्ट रेट बढ़ने से क्या होगा? जब इंक्रीज द हार्ट रेट, दैट कैन कॉज द इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। व्हाट इट कॉज? इट कॉज द इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड दैट कैन कॉज इंक्रीज द पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस। ये सब क्या करते हैं? इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस करते हैं। जब इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस हो जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे जब इंक्रीज वेस्कुलर रेसिस्टेंस होने से क्या होगा? डिक्रीज ब्लड फ्लो ऑफ द ऑर्गन। जब वेस्कुलर रेसिस्टेंस हो जाएगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो इजीली आगे ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उससे क्या होगा? किडनी में ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या करेगा? जीजे सेल होती है, एक्स्ट्रा ग्लोमुलर सेल से, वो क्या करेगी? इट सिक्रीट द रेनिन। ये क्या सिक्रीट करेंगे? ये रेनिन को सिक्रीट करेंगे। ओके, अब रेनिन सिक्रेट होते ही क्या होगा? एंजाइनोटेंसिनोजन क्या करेगा? लीवर क्या करेगा? लीवर जो एंजाइनोटेंसिनोजन है उसको सिक्रेट करेगा और लीवर एंजाइनोटेंसिनोजन प्रेजेंस ऑफ द रेनिन से किसमें कन्वर्ट होगा? एंजियोटेंसिन 1 में। ओके, एंजियोटेंसिन 1 फिर से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। किसमें? लंग्स में होगा। किसकी वजह से? एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2। और अब ये एंड प्रोडक्ट आगे है एंजियोटेंसिन 2। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? ये क्या कर सकता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। एंजियोटेंसिन 2 करेगा, क्या करेगा? ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। ब्लड वेसल जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। और क्या कर सकता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन से फिर क्या होगा? इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो एल्डोस्टेरोन सिक्रीज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और फिर एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन जब इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा? इंक्रीज द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। बॉडी में सोडियम और वाटर रिटेंशन के लेवल को इंक्रीज कर देगा। इससे क्या होगा? सोडियम वाटर रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो फिर से इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस। क्या होगा? पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और लास्ट में इट कैन कॉज इंक्रीज ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हाइपरटेंशन।
टेंशन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपन फिर आगे मूव ऑन करते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मैनेज कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट टू टाइप से होता है। पहला है नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सेकंड वन इज द फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम पर्पस। मैनेजमेंट पहला देखेंगे नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, किसी को हाइपरटेंशन होता है, अपन फर्स्ट में क्या एडवाइस करते हैं, डाइट मॉडिफिकेशंस। उसमें डाइट मॉडिफिकेशन में क्या एडवाइस अपन यही करते हैं कि भाई तली हुई चीजें ज्यादा मत खाओ, लो सोडियम, खाने में ऊपर से नमक मत डालो, यही एडवाइस करते हैं ना सिंपल भाषा में। ओके, तो पहला है लो सोडियम डाइट। अब अपना क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में, लो सोडियम डाइट सबको पता है, जो भी जितने भी स्टूडेंट देंगे एग्जाम सबको पता है लो सोडियम डाइट। लेकिन फिर क्वेश्चन एग्जामिनर यही पुट अप करता है कि लो सोडियम डाइट में पर डे कितना सोडियम देना चाहिए। तो लो सोडियम डाइट 2 ग्राम सोडियम पर डे, कितना, 2 ग्राम सोडियम पर डे, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन यहां बनता है लो इनटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट। क्या सेचुरेटेड फैट का इनटेक लो करना है। अब आप कैसे पता लगाओगे सेचुरेटेड फैट कौन सा कहलाता है, अनसेचुरेटेड फैट कौन सा कहलाता है। सेचुरेटेड फैट, जो सेचुरेटेड फैट होता है वो किससे बनता है, अपन को किससे मिलता है, एनिमल फैट। कहां से, एनिमल फैट और नॉन वेज से। दूसरा अपना आ गया अनसेचुरेटेड फैट। क्या आ गया, अनसेचुरेटेड फैट, ये किससे मिलता है, वेजिटेबल ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से। यहां पे डाउट कंफर्म हो गया, लो इनटेक ऑफ द सेचुरेटेड फैट। थर्ड अपना जो हो गया अवॉइड द एल्कोहल कंजप्शन, एल्कोहल के कंजप्शन को क्या करना है, अवॉइड करना है। ये डाइट मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये सब चीजें आ गई। नेक्स्ट अपन देखें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू मेंटेन द आवर ब्लड प्रेशर। रेगुलर 30 मिनट एक्सरसाइज हेल्प टू रिड्यूस द वेट। क्या करते हैं, रेगुलर जब अपन एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे 30 मिनट तो आपका ब्लड वेट को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करेगा और ब्लड वेट को गेन नहीं करने देगा। इंक्रीज द लेवल ऑफ द एचडीएल। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, एचडीएल क्या है, क्या है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब एलडीएल को क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं, एचडीएल को क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, विच लिपोप्रोटीन कैन कॉज कार्डियक डिसीज। ऑप्शन आएगा एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ईएलडीएल। तो आपको आंसर करना है कार्डियक डिसीज को करता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यार हाई डेंसिटी है तो ये हाई वाला ही कार्डियक कर सकता है, लो डेंसिटी वाला नहीं करता है। यहाँ पे उल्टा है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल फॉर द हार्ट, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्रिटिकल होता है। तो ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इसको अपन इंपॉर्टेंट कर देते हैं, ठीक है। इंक्रीज द लेवल ऑफ द एचडीएल एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। और ये क्या हेल्प आउट करेगा, एक्सरसाइज अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करेगी, अथेरोस्क्लेरोसिस होने से रोकेगी। नेक्स्ट अपन देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू मेडिटेशन एंड अदर टेक्निक वी हैव टू मैनेज अवर स्ट्रेस दैट हेल्प आउट टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। स्मोकिंग सिजेशन मैंने बता ही दिया है, स्मोकिंग और टोबैको में क्या होता है, निकोटीन होता है। निकोटीन क्या करता है, निकोटीन वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन से हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ने से आगे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। स्मोकिंग कैन इंक्रीज द हार्ट रेट एंड पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन which cause increase the blood pressure, which can cause increase the blood pressure। so निकोटीन को भी कंज्यूम नहीं करना है जब आपको हाइपरटेंशन है। तो ये सब हो गए नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। अब अपना आता है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। व्हाट इज द फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट और विच ऑल आर द ड्रग वी कैन गिव। अब ड्रग्स डिपार्टमेंट से हाइपरटेंशन से बहुत क्वेश्चन पुट अप किए हैं, बहुत क्वेश्चन आए।
पहला अपन बता रहे थे डायूरेटिक। हाइपरटेंशन में क्या होगा, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है। ओके, तो अपन डायूरेटिक देंगे, इससे क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम या फिर जो फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज है उसको कम कर सकते हैं बॉडी से। डायूरेटिक हेल्प टू इंक्रीज द यूरिन आउटपुट बाय इंक्रीजिंग एसिलरेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ठीक है, वाटर और सोडियम को एक्सक्रीशन इंक्रीज करेगा, विच कॉज डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, उससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, दैट हेल्प टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। ओके, दैट हेल्प टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। अब डायूरेटिक में एग्जांपल कौन कौन से दे, पहला अपन देख ले तो लूप डायूरेटिक आती है। लूप डायूरेटिक, अपन डायूरेटिक्स जो फार्माकोलॉजी में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लूप डायूरेटिक का एग्जांपल है फ्यूरासेमाइड और लेसिक्स, जो अपन वाइडली यूज करते हैं हॉस्पिटल प्रैक्टिस में, आप सबने इसको यूज किया होगा। नेक्स्ट अपन देखें स्पाइरोलेक्टोन, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। नेक्स्ट अपन देखें क्लोरथायाजाइड, थायाजाइड डायूरेटिक, ये कौन सा है, थायाजाइड डायूरेटिक। थायाजाइड डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स से रिलेटेड ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट अपन देखें, बाकी फर्दर अपन डायूरेटिक्स को डिटेल्स में फार्माकोलॉजिकल क्लास में देखेंगे। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, हाइपरटेंशन में। ये क्या करता है, इट हेल्प टू रिड्यूस हार्ट रेट एंड डायलेट ब्लड प्रेशर। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सप्रेस करेगा, जिससे हार्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, अब जो बीटा ब्लॉकर को याद कैसे रखे यार, आप प्रैक्टिस में नहीं हो रूटीनली, तो बीटा ब्लॉकर को याद कैसे रखे, उस ड्रग के पीछे, किसी भी ड्रग के पीछे OL, एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल, उन सबको क्या बोलते हैं, बीटा ब्लॉकर, एंड विद द OL। इट ब्लॉक द एपिनेफ्रिन, क्या एक्शन क्या, इट ब्लॉक द एपिनेफ्रिन। जब एपिनेफ्रिन को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक होगा, that decrease the heart rate and dilate blood vessel। वो क्या करेगा, that decrease the heart rate and that dilate the blood vessel, vasodilation होगा। जब vasodilation होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा यही बनता है कि बीटा ब्लॉकर क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज द हार्ट रेट, डिक्रीज द हार्ट रेट, ये सब चीजें बनती है, तो मैंने क्लियर करा दिया। दूसरा बनता है बीटा ब्लॉकर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच कंडीशन, तो अस्थमा के पेशेंट में बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, याद रखना ये क्वेश्चन बन चुका है, आ सकता है। बिकॉज इट ब्लॉक द रिसेप्टर इन द लंग्स कॉज ब्रोंकोडायलेटर, क्या करता है, बीटा ब्लॉकर जो ब्रोंको डायलेट करने के लिए जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ओके, इसलिए बीटा ब्लॉकर को अस्थमा में नहीं दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बीटा ब्लॉकर की, मैंने बताया जिसके पीछे OL लगे वो बीटा ब्लॉकर है। प्रोपेनोलोल, लाबेटालोल, मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल। ओके, अगर बीटा ब्लॉकर डायबिटिक पेशेंट को देते हैं तो अपन को ध्यान रखना है कि इसके लिए हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। इट इज नॉट यूज, जब पेशेंट को ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो इसमें बीटा ब्लॉकर नहीं देना चाहिए। क्यों, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इट रिड्यूस द हार्ट रेट। क्या करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट रिड्यूस द हार्ट रेट। ओके, यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखें थायाजाइड डायूरेटिक, डायूरेटिक में एक रहेगा थायाजाइड डायूरेटिक। जिस ड्रग के पीछे आयाजाइड लिखा हो उसे बोलते हैं थायाजाइड डायूरेटिक। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जिसके पीछे आयाजाइड लिखा है थायाजाइड डायूरेटिक कहलाता है। जैसे हाइड्रोक्लोर थायाजाइड, इसमें आयाजाइड लिखा है, क्लोरथायाजाइड जिसमें भी आयाजाइड है। ओके, तो इस टाइप से अपन डायूरेटिक और जो हाइपरटेंसिव ड्रग है उसको याद करेंगे। ये क्या करेगा, रिमूव द वाटर एंड सोडियम वाया किडनी। ये किसमें हेल्प करेगा, थायाजाइड डायूरेटिक, इट हेल्प इन द रिड्यूस द सोडियम एंड वाटर वाया किडनी। और ये क्या करेगा, पोटेशियम को भी एक्सक्रीट करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, नॉट यूज्ड इन रीनल फेलियर पेशेंट। थायाजाइड डायूरेटिक आर कॉन्ट्राइंडिकेट इन किडनी डिसीज और रीनल फेलियर पेशेंट। वॉच फॉर द लिथियम टॉक्सिसिटी। क्यों, ये सोडियम को रिड्यूस कर रहा है, सोडियम डिक्रीज हो रहा है
और लिथियम जब देता है तो याद रखना है लिथियम से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चेक करना और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पेशेंट को देना है, तो सोडियम। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में आ चुका है। तो जब सोडियम कम होगा तो लिथियम की क्या होगी, टॉक्सिसिटी। सोडियम और पोटेशियम कम होने की वजह से क्या होगा, लिथियम की टॉक्सिसिटी है। अगर सेम पेशेंट को हाइपरटेंशन को लिथियम चल रहा है, लिथियम क्या है, मूड डिसऑर्डर में यूज होता है, मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। ओके, दिस कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। पेशेंट थायराइड डाययूरेटिक हाइपोकैलेमिया करते हैं, इसलिए अपन एडवाइस करते हैं कि जो फूड है हाई इन पोटेशियम कंज्यूम करे, ठीक है। और पेशेंट इसमें फोटो सेंसिटिव हो सकता है ये ड्रग, तो प्रोटेक्ट द स्किन ड्यू टू इट्स ए फोटो सेंसिटिव ड्रग। नेक्स्ट अपन देखेंगे एसीई इनहिबिटर। क्या देखेंगे, नेक्स्ट अपन देखेंगे एसीई इनहिबिटर। एसीई इनहिबिटर पूरा नाम है एंजियो टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये ड्रग कैसे याद रखेंगे, इट्स ड्रग एंड विद द प्रिल। जिस ड्रग के पीछे प्रिल लिखा हुआ है वो एसीई इनहिबिटर है। एग्जांपल के तौर पे देखें अपन कौन कौन से एग्जांपल एसीई इनहिबिटर के एग्जांपल ले, तो कौन से हैं, कैप्टोप्रिल और एनालप्रिल। आप देख सकते हैं प्रिल लिखा हुआ है। कैप्टोप्रिल और एनालप्रिल आर एग्जांपल ऑफ दिस ड्रग्स। ओके, क्या करते हैं एसीई इनहिबिटर, इट ब्लॉक द एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। एसीई इनहिबिटर क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को क्या करता है, इट ब्लॉक कर देते हैं। क्यों, ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये रिसेप्टर वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। जब इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा तो क्या होगा, वेजो डायलेशन। क्या होगा, वेजो डायलेशन। और वेजो डायलेशन से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। क्या होगा, दैट डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। इसलिए अपन यूज करते हैं एसी इनहिबिटर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, एसी इनहिबिटर किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, जब पेशेंट को क्या हो, ड्राई कफ है। जब पेशेंट को ड्राई कफ है, इसमें एसी इनहिबिटर क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अवॉइड द पोटेशियम सप्लीमेंट। पेशेंट को पोटेशियम सब्स्टिट्यूट जो है अवॉइड करता है। क्यों, बिकॉज इट रिटेन द पोटेशियम। इसमें भी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया के चांस है, इसमें पेशेंट को पोटेशियम नहीं देना है। नेवर स्टॉप द ड्रग सडनली। किसी पेशेंट में जब कैप्टोप्रिल एनालप्रिल एसी इनहिबिटर चल रहा है, सडनली स्टॉप नहीं करना है। क्यों, क्योंकि स्टॉप करने के बाद ये रीबाउंड हाइपरटेंशन करता है। क्या करता है, रीबाउंड हाइपरटेंशन करता है। और ये कब लेनी चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन बना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को कब लेनी चाहिए एसी इनहिबिटर, 1 आवर बिफोर द मील। ये पहले एग्जाम में आ चुका है एम्स में। किसमें, एम्स में। 1 आवर बिफोर द मील लेनी चाहिए। ऑप्शन में आएगा बिफोर मील, आफ्टर मील, 1 आवर बिफोर मील, विद द मील। तो आपको 1 आवर बिफोर द मील इसका करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट अपन देखेंगे क्या देखेंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। जिस पेशेंट में एसीई इनहिबिटर नहीं दे सकते, उसमें देंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। कौन सी, लोसार्टन। कौन सी वाली ड्रग, लोसार्टन। क्या करेगी, इट ब्लॉक एल्डोस्टेरोन इन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। ये क्या करेगी, एल्डोस्टेरोन क्या को ब्लॉक करेगी, कहां पे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर में। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम और वाटर को रिटेन करने में हेल्प आउट करता है, तो ये ब्लॉक कर देगी। इट इज यूज्ड व्हेन पेशेंट कांट टेक एसी इनहिबिटर। जब पेशेंट एसी इनहिबिटर नहीं ले पाता है तब ये ड्रग यूज आउट करते हैं। तो इस टाइप से अपन ने ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अपन देख लिए ड्रग। लास्ट वन बचा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाइडली यूज होता है हाइपरटेंशन में। ये एंड विद डिफिन, जिस ड्रग से पीछे डिफिन लिखा होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कौन सी ड्रग होती है, एम्लोडिफिन, निफिडिफिन, आपने देखा होगा ये सब। इट लोअर द हार्ट रेट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेगी, हार्ट रेट को कम करेगी बाय डिक्रीजिंग वर्कलोड ऑन द हार्ट व्हिच कैन कॉज द वेजोडाइलेशन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एक्शन क्या है, ये क्या करता है, वेजोडाइलेशन करता है। इससे क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा तो डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस होगा। ओके, आराम से ब्लड ऑर्गन तक रीच आउट कर पाएगा, जिससे हाइपरटेंशन नहीं होगा और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। अब जब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं तो वॉच फॉर द ब्रेडिकार्डिया। पेशेंट की हार्ट रेट कम होती है, उसके लिए अपन को देखना है। वॉच ऑन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक रिदम। इन पेशेंट को देते हैं तब अपन को केयरफुली उनको प्रिकॉशनरी वॉच करना है, क्योंकि जब हार्ट रेट कम है तो ये हार्ट रेट
और कम कर देता है। तो ये सब अपना फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में था। अपन ने आज हाइपरटेंशन पे डिटेल में डिस्कस कर लिया। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है हाइपरटेंशन की, हाइपरटेंशन के मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, इसका मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन कहां से बनता है इसमें, इसके बारे में डिस्कस कर ले। हाइपरटेंशन में एम्स के लिए क्वेश्चन कहां बनता है, पहला आ जाएगा नॉर्मल बीपी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है। दूसरा आ जाएगा रिस्क फैक्टर, कौन सा, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। यूजुअली साइन एंड सिम्टम से इतना कोई क्रिटिकल है नहीं, वहां पे क्वेश्चन बनता नहीं है। पैथोफिजियोलॉजी में भी इतना क्वेश्चन इसका बनता नहीं है। थर्ड अपन देखें मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में अपन देखें नॉन फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखें सोडियम इंटेक, सोडियम इंटेक पे क्वेश्चन बनता है, कितना बताया था, 2 ग्राम पर डे। ड्रग्स सभी इंपॉर्टेंट है और ड्रग आर इंपॉर्टेंट, और इन ड्रग में मैंने हर ड्रग में बता दिया कौन सी किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और कौन सी कब अवॉइड करनी है, कौन सी ड्रग कब लेनी है और कौन सी ड्रग का क्या एक्शन है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये चीज। मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ उठा सके। और अपन जो स्टडी कर रहे हैं एकदम कंसेप्चुअल बेसिस स्टडी कर रहे हैं कि एग्जाम पर्पस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पूछा गया है। आपको गोल गोल घुमा के कोई मतलब नहीं है। मेरा एम यही है कि आप सीधा टू द पॉइंट पढ़े और आपको जितना पढ़ना है उतना ही पढ़े, ठीक है। क्योंकि आप हाइपरटेंशन 10 बार पढ़ चुके होंगे, ड्यूरिंग योर सेकेंड ईयर ऑफ द कोर्स में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ना। फिर ये ओबीजी में पढ़ा होगा, प्री एक्लेम्सिया में भी पढ़ा होगा, ये हाइपरटेंशन से रिलेटेड कुछ चीजें। तो आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब उसको स्क्रूटिनाइज करके कहाँ से क्वेश्चन आता है और अपन को कैसे सॉल्व करना है, यही चीज अपन मेन गोल रख के इसी चीज पे अपन मेन फोकस करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं वो आपको टेस्ट सीरीज के रूप में मिल जाएंगे बैच में। जब आज जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आज शाम को इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसी 20 से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इससे बाहर आने की संभावना नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच। मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किरोशा एकेडमी को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। 5 रेटिंग दे, क्योंकि हम कंसेप्चुअल स्टडी बेस पे स्टडी कर रहे हैं ताकि ये बहुत सारे बच्चे इसका एडवांटेज ले सके। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।